हम्म, मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, आज 30 नवंबर हो चुका है और आप इस समय पीसीएस उत्तर प्रदेश की परीक्षा को लेकर एक जिसे हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन का बुखार, उससे आप ग्रसित होंगे। काफी तनाव और काफी भय के बीच से ग्रसित होंगे। ऐसी स्थितियों में मैं केडी सिंह आप की मेहनत में अपना योगदान देने के लिए आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। आज हम लोग करंट के उन टॉपिक्स को लेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 74 क्वेश्चन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग मिशन दिव्यास्त्र से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पहला ही क्वेश्चन मिल चुका है कि मिशन दिव्यास्त्र है क्या। तो मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत जो हमारी मिसाइल है और उस मिसाइल में अग्नि जो मिसाइल है उसके लिए बहुत कार्य किए गए हैं। तो उसी पर हमने ये क्वेश्चन निर्मित कर रखा है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। 75 को हम पहला मान के चल रहे हैं। तो इसमें पहली बात चल रही है कि अग्नि 5 मिसाइल हाल ही में भारत द्वारा किस तकनीकी के साथ परीक्षण की गई है। हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल के द्वारा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के द्वारा, MIRV जिसे शॉर्ट में लिखा गया है, फिर एंटी सैटेलाइट तकनीकी के द्वारा, लेजर गाइडेड बम के द्वारा। देखिए, अग्नि 5 जो मिसाइल है, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो एटॉमिक पावर का विकास करती है, जो हमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ताकतवर बनाती है, ठीक है, उसमें आप याद रखिएगा कि हमारी एटॉमिक जो शक्ति है उसकी रीढ़ की अगर हड्डी कोई है तो वो है अग्नि मिसाइलें। तो इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का प्रयोग किया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वास्तव में ये है क्या। तो आप कहोगे कि सर देखो, ये एक ऐसी मिसाइल है, अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जो एक साथ अनेक मिसाइलों को, मतलब ये आप कह सकते हैं कि उपकरणों को ले जा सकती है और उसे एक नई दिशा दे सकती है, और उस नई दिशा के द्वारा वह अनेक लक्ष्यों को एक साथ भेदने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इस तकनीकी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही आप देख रहे हैं क्या है। मल्टीपल का मतलब हुआ बहुत, फिर कह रहा है इंडिपेंडेंटली, मतलब मल्टीपल तो है ही है, फिर स्वतंत्र भी है, फिर कह रहा है टारगेट भी अपना बना रख रहा है, फिर कह रहा है कि री एंट्री व्हीकल। ठीक है ना। तो एक अग्नि 5 क्या है, एक ऐसी मिसाइल है जिसके अंतर्गत MIRV टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, और इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के कारण अग्नि 5 मिसाइल बनाने वाला जो भारत है वो दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में आ चुका है। अब वह एक ही मिसाइल से अनेक लक्ष्यों को साध सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जान चुके होंगे। इसका आंसर है बी। ठीक है, अंग्रेजी भी मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। अग्नि 5 मिसाइल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने हमने नरेट कर दिया है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया है। व्हीलर द्वीप, फिर बी विकल्प दिया है श्रीहरिकोटा रेंज है, फिर सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, डी है पोखरण रेंज। तो इसका आंसर बच्चों APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगली बात ये भी करेंगे। फिर हमने 77 जो क्वेश्चन बनाया है वह MIRV तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है, इस पर बना दिया है। तो इसकी व्याख्या हमने पहले क्वेश्चन में ही कर दिया था।
लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपके माइंड में सेट भी हो जाए और आपको एक लिखित मैटर भी मिल जाए। तो देखिए, यह मिसाइल ध्वनि की गति से तेज चल सकती है, ठीक है? देखिए, ये तो नहीं है, इसका आंसर है एक मिसाइल कई हथियार ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर निशाना साध सकती है। मतलब एक मिसाइल मतलब क्या है, अग्नि 5 एक मिसाइल है, ठीक है? और यह मिसाइल अपने साथ अनेक हथियारों को लोड करेगी और इन्हें लोड करने के बाद जब वो स्काईज में पहुंचती है, तो उसको जैसे-जैसे गाइड किया गया है, वह उन्हीं दिशाओं में निकल करके और अनेक टारगेट को एक साथ हिट कर देगा, ठीक है? तो ऐसी विशेषता रखने वाला भारत कुछ चुनिंदा देशों के बीच में शामिल हो चुका है, ठीक है? अब 78 देखिए, कौन सी मिसाइल श्रृंखला भारत की परमाणु हथियार प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है? यह हमने पहले क्वेश्चन की जब व्याख्या किया था, तो उसी में भी हमने बता दिया था कि अग्नि जो श्रृंखला है या अग्नि जो सीरीज है, ठीक है, उसी को माना जाता है कि यह हमारे परमाणु हथियार प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है ये, ठीक है? विच सीरीज ऑफ मिसाइल फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है? तो इसका आंसर आप करेंगे अग्नि सीरीज। क्लियर? तो अब हम लोग आगे देखते हैं, 79 की बात कर रहे हैं। 79 में एक ऐसे हम ट्राइब्स के को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है? तो उसको इसलिए आपको याद रखना होगा कि यह समाचार में यह जनजाति रही है, ठीक है? इसलिए लिहाजा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस जनजाति का नाम हमने लिया है वो है फनी एरवा जनजाति। तो फनी एरवा जनजाति के लोगों ने 2021 में किस अधिनियम के तहत जंगल में अपनी भूमि का दावा किया है? क्लियर? तो देखिए, फनी एरवा जो जनजाति है, ये कहाँ की मूल जनजाति है? तो पहले आप ये जानिए, कर्नाटक के जंगलों की एक मूल जनजाति है, ठीक है? और इसने अपनी भूमि पर जो अधिकार का दावा किया है, वो किसके तहत किया गया है? तो आप कहेंगे कि सर, ठीक है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत किया गया है। क्लियर? मतलब वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने इसका दावा किया है। क्लियर? अब हम आपसे इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, हमारे जो क्वेश्चन है वह सेल्फ निर्मित है और वह लंबे समय की हमारी मेहनत और उसके संग्रह का परिणाम है। तो अब देखिए, फनी एरवा जनजाति किस भाषा में बातचीत करने में अधिक सहज है? ठीक है? तो निश्चय ही आपने पढ़ाई तो कर ही ली होगी, ठीक है? रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए, रियल में तो ये है कि अब टेक्स्ट पढ़ने या कोई चीज़ पढ़ने का दौर नहीं है। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस की एक ख़ास बात है कि ये रेयरेस्ट क्वेश्चंस हैं और मेरे द्वारा मैंने आपको बताया कि एक मेहनत करके उसे संग्रह किए गए हैं, ठीक है? तो फिलहाल फनी एरवा जनजाति किस भाषा में बातचीत करने में सहज महसूस करती है? तो आप कहेंगे कि सर, केरल में ये जाना चाहते हैं और केरल में बोली जाने वाली जो भाषा है मलयालम, उस मलयालम को बोलने में ये अपने आप को सहज महसूस करते हैं, ठीक है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? 81 ANN के नोट्स, ठीक है, किस चीज की नकल करते हैं? ठीक है, तो ANN है क्या? ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चंस हैं, अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, ANN जैसे हमारे पास हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा ब्रेन है, हमारी शरीर है, तो इसमें जो सूचनाएं होती हैं, वह सूचनाएं कैसी हैं? नेचुरल हैं या जैविक हैं? और इन्हीं जैविक जो न्यूरॉन्स हैं, इसी की नकल पर हमारे जो चैट जीपीटी हैं या आप कह सकते हैं कि एआई की जो भी टेक्नोलॉजी है, वो सभी टेक्नोलॉजी जो है एएनएन नोट्स पर ही निर्भर करती हैं। और इसका कार्य क्या है? एएनएन का एक नोट से दूसरे नोट तक सूचनाओं को ट्रांसफर करना। क्लियर? और अब हम अगला पोर्शन देखते हैं।
पहली चीज कि आपको ANN का फुल फॉर्म हमने नहीं बताया था, तो वो इसी पर ये क्वेश्चन था, इसलिए नहीं बताया था। तो देखिए ANN का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल मतलब न्यूरॉन से न्यूरल बना हुआ है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क है ये, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमने व्याख्या करते समय ही इसका आंसर कर दिया था कि चैट जीपीटी के पास, या आप कह सकते हैं एआई के पास, या जो भी एआई के वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनका एक ही काम है, क्या? कि जानकारी को एक नोड से दूसरे नोड तक पास करना, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना, ठीक है। अब हम 83 देखेंगे। 83 क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, और वो कह रहा है कि 89th जो एकेडमी अवार्ड है, ठीक है, वो ला ला लैंड को गलती से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का विजेता घोषित कर दिया गया था। मतलब जो 89 एकेडमी पुरस्कार दिया गया था, उस वो वास्तव में किसको दिया जाना चाहिए था? किसी और को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो गलती से घोषित किसको हो गया? लाला लैंड को घोषित हो गया। तो वही चीज पूछ रहा है कि सही विजेता कौन सी फिल्म थी, ठीक है। लाला लैंड तो भूल से घोषित हुई है, लेकिन वास्तव में सही विजेता टीम कौन है? तो आप कहोगे कि सर मूनलाइट है। क्लियर? अब 84 है, वह अमेरिकी व्यक्ति जो एनिमेशन इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, और स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स फिल्म के लिए मानद अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, और 7 बार इन्होंने, ठीक है, ट्रॉफियों को जीता है। क्लियर? तो कह रहा है कि वे कौन है? वॉल्ट डिज्नी साहब को, ठीक है, ये है एनिमेशन की दुनिया में अमेरिका के हैं ये, ठीक है, और इनको, ठीक है, क्या मिला है? तो आप कहेंगे कि एकेडमी का पुरस्कार मिला है। क्लियर? आप 85 देखिए। मालदीव ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए किस देश से ड्रोन खरीदे हैं? ठीक है, मालदीव ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए किस देश से ड्रोन खरीदे हैं? क्लियर? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत पर निर्भर रहने वाला मालदीव, भारत के संसाधनों से अपने आप को सुरक्षित रखने वाला मालदीव आज भारत से, ठीक है, नाराज चल रहा है, ठीक है, और नाराजगी के कारण ही उसने क्या किया है? तुर्की से ड्रोन को खरीदा है, ठीक है, और ये जो ड्रोन उसने खरीदा है वो स्ट्रेटेजिक है या सामरिक ड्रोन है। क्लियर? और अब तुर्की वह पहला विदेशी देश था जिसे किसी ने अपने राष्ट्रपति शपथ के बाद पहली यात्रा किया था। मतलब कहना है कि वह कौन सा देश था, ठीक है, जिसके राष्ट्रपति ने अपनी शपथ लेने के बाद, ठीक है, उस देश की यात्रा किया था। पहले वो आता था भारत, ठीक है, लेकिन इस बार वो चला गया तुर्की, ठीक है। तो वह देश कौन से है? तो मालदीव है, और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजी, और मोहम्मद मुइजी के पूर्व जितने भी लोग थे राष्ट्रपति थे, वे शपथ लेते थे तो वो दिल्ली आते थे, लेकिन मोहम्मद मुइजी ने, ठीक है, क्या किया? तो उन्होंने भारत का साथ छोड़ा है, और वो किधर गए हैं? तुर्की की तरफ गए हैं, ठीक है। अब 87 है, ओपेनहाइमर फिल्म में कितने पुरस्कार जीता है? तो ओपेनहाइमर फिल्म ने कुल 7 ऑस्कर पुरस्कार को जीता है, आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन होगा कि ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक कौन हैं? ठीक है, तो देखिए क्रिस्टोफर नोलन है, जैसा कि आपका विकल्प है बी, क्रिस्टोफर नोलन। और क्रिस्टोफर नोलन मूल रूप से ये कहाँ के हैं?
ब्रिटेन के हैं, लेकिन इस समय वो अमेरिका में निवास करते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, 89 कह रहा है, रमजान के बारे में पूछ रहा है। रमजान का महीना, ठीक है, जिसका अंत ईद के साथ होता है। तो आप कह रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमजान के महीने में उपवास शुरू करने वाले लोग कहाँ के निवासी थे। देखिए, रमजान के महीने में उपवास को शुरू करने वाला देश था फिलिस्तीन। ठीक है। और यह उपवास उसने किसके विरुद्ध किया था? तो जाहिर सी बात है, इजराइल के विरुद्ध किया है। ठीक है। अब स्वीडन का ध्वज किस स्थान पर लहराया गया? तो स्वीडन क्या है? एक नॉर्थ यूरोपीय देश है, और उससे थोड़ी ही दूर पड़ता है क्या? रूस। रूस की जो विस्तारवादी नीतियां हैं यूक्रेन की तरफ, और यूक्रेन के साथ वो लगातार, ठीक है, युद्धरत है। तो ऐसी स्थिति में रूस की इन गतिविधियों से भयभीत होकर के स्वीडन ने क्या किया? नाटो की सदस्यता को स्वीकार कर लिया है। और जैसे उसने नाटो की सदस्यता को स्वीकार किया, तो जो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है, वहीं पर इसका झंडा लहराया गया है। ठीक है, क्लियर? तो स्वीडन के साथ साथ आप ये भी जान लीजिएगा कि यूरोप का एक और देश है फिनलैंड, ठीक है, जो रूसी विस्तारवाद से भयभीत होकर के उसने भी नाटो की सदस्यता को स्वीकारा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हमने बना रखा था, स्वीडन ने नाटो की सदस्यता को क्यों प्राप्त किया? तो ये तो हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की व्याख्या करते समय ही बता दिया था कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप देखिए, रोडामाइन बी का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? रोडामाइन बी इज यूज्ड इन विच आर द फॉलोइंग? तो फर्स्ट दे रहा है कि सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज में। फिर कर रहा है मिठाइयों और कॉटन कैंडी में, खाद्य रंग भरने में। ठीक है, तो एडिंग फूड कलरिंग टू स्वीट्स एंड कॉटन कैंडी में, मंचूरियन और पकौड़े बनाने में। ठीक है, मेकिंग मंचूरियन एंड पकौड़ाज। ठीक है, उपरोक्त सभी में। तो यहां मैं आपको बता दूं कि पहले तो इसका आंसर आपको कर दें, उसके बाद समझा देते हैं। देखिए, इसका आंसर है डी, मतलब उपरोक्त सभी में रोडामाइन बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दें इसके बारे में कि रोडामाइन बी है क्या। तो आप ये कह सकते हैं कि यह एक फ्लोरोसेंट डाई है। ठीक है, रंग उत्पन्न करता है, और इसका प्रयोग बेसिकली कॉटन इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, और फिर लेदर इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में भी इसका प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन आज कुछ लोभ के चक्कर में लोगों ने इसका प्रयोग कहाँ किया है? तो आप कहेंगे जो हमारे फूड हैं, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे शरीर पर? जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर बुरा आता है, और ये प्रभाव कहाँ कहाँ को जाएगा हमारे शरीर पर, किसको किसको ये डैमेज कर देता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे ब्रेन को और हमारी किडनी को, ठीक है, ये नष्ट कर देता है। ठीक है, पूरे सर्वाइकल सिस्टम को नष्ट कर देता है। और आप याद रखेंगे ये भी कि ये एक कैंसरस चीज है, ये कैंसर भी उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए हमें इससे बचना होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोडामाइन भी केवल चमड़ा उद्योग में उपयोग होता है? नहीं भाई, केवल चमड़ा उद्योग में ही नहीं। ठीक है, अभी तो हमने सब बताया, टेक्सटाइल में भी बताया है, मिठाइयों में भी बता दिया। लेकिन ये बी विकल्प कर रहा है, ये गुलाबी, हरा और नीला रंग प्रदान करता है।
यह केवल चाइना के व्यंजनों में उपयोग होता है। देखिए, चाइना के व्यंजनों में निश्चय ही जो गोभी के जो मंचूरियन बनकर आता है, ठीक है? जिसको आजकल लोग बहुत चाव के साथ खाते हैं, उसमें इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चाइना के व्यंजनों में ही प्रयोग किया जाता है। ये कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक ख़ास बात ये होती है कि इससे जो रंग आता है, वो गुलाबी रंग का होता है। हरा और नीला रंग भी इसी से उत्पन्न होता है, खाने वाले चीज़ों में, ठीक है? तो ऐसी स्थितियों में इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है? यह गुलाबी, हरा और नीला रंग प्रदान करता है। क्या? रोडामाइन बी। क्लियर? फिर कह रहा है रोडामाइन बी का लंबे समय तक उपयोग क्या प्रभाव डाल सकता है? तो ये तो हमने आपको व्याख्या करते हुए बता ही दिया है, ठीक है? कि यह सेरिबेलम और मस्तिष्क का जो हमारा तंत्र है, इसको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? तो हमने आपको बताया कि देखिए ये हमारे ब्रेन को तो ले ही जाता है, हमारी किडनी को भी ले जाता है और शरीर के अनेक भागों में ये कैंसर को उत्पन्न करता है, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, एक आम क्वेश्चन है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे जानते होंगे। 95 क्वेश्चन है, कम पोटेशियम और अधिक सोडियम का सेवन किस जोखिम को बढ़ाता है? ठीक है, देखिए सोडियम जरूरी है, नमक जरूरी है, क्योंकि यह आयन बनाता है। क्लियर? लेकिन ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है। और जो पोटेशियम होता है, यह हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो कह रहा है कि कम पोटेशियम और अधिक सोडियम का सेवन किस जोखिम को बढ़ाता है? तो आप कह देंगे कि सर देखो, एक तो हार्ट डिजीज़ उत्पन्न करता है और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि क्रॉनिक किडनी रोग को उत्पन्न कर देता है। क्लियर? तो जो आज आप देखते हैं कि मोस्टली लोग क्या होते हैं, हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। मतलब हाइपरटेंशन का मतलब ये है ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। तो इस ब्लड प्रेशर के ग्रसित होने का कारण क्या है कि लोग, ठीक है, जो सोडियम ले रहे हैं, ये है जो शरीर की मांग है उससे कई गुना ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है? अब 96 इसी से है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात की गई है। देखिए जो हाइपरटेंशन और किडनी की डिजीजेस हैं, ये उत्तर भारत में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बनस्पति दक्षिण भारत के, मतलब दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के लोग जो होते हैं वह, ठीक है, हार्ट और किडनी से ज़्यादा ग्रसित हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि कथन ए, उत्तर भारतीय आहार में नमक का सेवन अधिक और पोटेशियम का सेवन कम किया जाता है। सही बात है, नमक लोग बहुत खाते हैं और कारण कह रहा है कि अधिक नमक और कम पोटेशियम का सामूहिक सेवन उच्च रक्तचाप और हृदय रोग को खतरा बढ़ाता है। अभी मैंने नरेशन किया था, इसका जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो मैंने वहां आपके बीच में इस बात को बताया था, ठीक है, कि नमक जरूरी तो है लेकिन अधिक मात्रा में, ठीक है, नमक का जो सेवन होगा वो बहुत ही घातक होगा और वो हाइपरटेंशन को जन्म देता है। तो इसका मतलब ये है कि ए विकल्प भी सही है कि उत्तर भारतीय आहार में नमक का सेवन अधिक होता है और पोटेशियम का सेवन कम होता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, ये तो है ही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इसे देखें। सीकेडी, क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित लोगों में पोटेशियम और प्रोटीन का सेवन सीमित रहता है। देखिए, पोटेशियम और प्रोटीन, ये दोनों ही उत्तर भारतीय लोगों में ये बहुत कम होता है, उनके खाने में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और आर कह रहा है कि प्रारंभिक चरण के सीकेडी रोगियों के लिए, मतलब सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी रोग, क्रॉनिक किडनी रोग मतलब जो बहुत दिनों से किडनी रोग उत्पन्न करता है, तो उसको क्रॉनिक कहते हैं। ठीक है,
2 प्रकार की डिजीज़ होती हैं, एक क्रॉनिक होती है, एक एक्यूट होती है। तो क्रॉनिक जो होती है वो काफ़ी लंबे समय से ठीक है और काफ़ी खतरनाक डिजीज़ होती है। तो प्रारंभिक चरण में सीकेडी रोगियों के लिए 2 से 4 ग्राम पोटेशियम और ठीक है 39.5 ग्राम ठीक है प्रोटीन की सिफारिश की गई है। ठीक है? तो देखिए पहला भी सही है और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है? तो बच्चों इस तरह से हमने आपके बीच में एक करंट के कुछ रेयर एंड रेयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है? फिर वैसे ही हम कल आपके बीच में पुनः नए क्वेश्चन को लेकर के आएँगे और यह श्रृंखला हमारी आपके एग्जामिनेशन और उसके बाद तक चलती रहेगी। थैंक यू। ग्रेट गुड डे।